क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा मिंडनाओ द्वीप किस देश में स्थित है? भारत देश के चौथे राष्ट्रपति कौन थे जिसकी हाल ही में जन्म जयंती मनाई गई? और उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर कर दिया है काकोरी ट्रेन कार्यवाही। क्योंकि अंग्रेज हमारे भारत देश में थे तो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं हो सकता, अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया है क्योंकि षड्यंत्र शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है और हमारे भारत देश के क्रांतिकारी षड्यंत्र नहीं कर सकते, अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और इसीलिए यह शब्दों को हटा दिया गया है, उनके बदले शब्द जोड़ा गया है कार्यवाही। और इस निर्णय के पश्चात किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इस घटना को संदर्भित करने के लिए काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बजाय काकोरी ट्रेन कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चाहे मित्रों टेक्स्ट बुक हो या कोई भी ऐसी किताब जहां पर यह काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर अब षड्यंत्र की बजाय यह कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से ही किया जाता था। दोस्तों हमारे भारत देश के क्रांतिकारियों को धन की जरूरत थी और धन प्राप्त करने के लिए जो अधिकांश धन संग्रह था वो सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता था। और इसी के अनुरूप वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी जो लखनऊ के पास स्थित है तो यह काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी और यह डकैती में हमारे भारत देश के किन किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था वो भी आप जान लो कि इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। और दोस्तों हमारे भारत देश के यह क्रांतिकारियों ने एक सफलतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक क्रांतिकारी का जो कंबल था वो वहां पर छूट गया और अंग्रेजों के हाथ चला और उनके बाद यह सबूतों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्रांतिकारी को उन्होंने पहचान लिया और गिरफ्त में लेकर हमारे बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। तो देखो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन फिर भी हमारे यह क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए जो काम किया है उनकी बदौलत से दोस्तों हमारा देश आज स्वतंत्र है। तो ऐसे क्रांतिकारियों को एक सैल्यूट तो बनता ही है। 15 अगस्त हम हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं तो यह क्रांतिकारियों को हम फिर भी याद करने वाले हैं। ओके, और हमारे यह जवान शहीद हुए हैं, अमर जवान है क्योंकि हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे जिसकी हाल ही में जन्म जयंती मनाई गई? हमारे भारत देश के चौथे राष्ट्रपति थे वी गिरी जिसकी 10 अगस्त को जन्म जयंती मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 अगस्त को वी गिरी जी की जन्म जयंती मनाई गई। वी गिरी का पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकट गिरी। और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में वी गिरी ने काम किया है। तो उनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक वो भारत देश के चौथे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में काम किया।
10 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1814 को ओडिशा के गंजाम जिले के बेहरामपुर में हुआ था। तो यह हमें याद रख लेना है, वीवी गिरी जी का जन्म ओडिशा के गंजाम जिले के बेहरामपुर में हुआ था। और 13 मई 1967 को वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए और वे लगभग 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। क्या 2 वर्ष तक वो हमारे भारत देश के तीसरे उपराष्ट्रपति रहे और वे ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और वर्ष 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुए और वीवी गिरी को भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। यानी कि हमारे भारत देश के ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया और वो देश के राष्ट्रपति बन गए। और वीवी गिरी वर्ष 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और वर्ष 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्या वीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1975 में और 24 जून 1980 को उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा मिंडनाओ द्वीप किस देश में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह दोस्तों फिलीपींस देश में स्थित है, एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है मिंडनाओ द्वीप। किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। लेकिन यह मिंडनाओ द्वीप करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में वहां पर दोस्तों अर्थक्वेक आया है। क्या अर्थक्वेक आया है? इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर जमीन पे दरारें पड़ गई है। फिलीपींस के मिंडनाओ द्वीप में भूकंप के तेज झटके लगे। क्या साधारण भूकंप नहीं था, तेज झटके लगे। और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके बुधवार को देर रात 11:16 पर लगे और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.1 तीव्रता मापी गई है। तो दोस्तों यह तीव्रता काफी अधिक कही जा सकती है और बहुत ही नुकसान भी हुआ है। और यहां हमने जिक्र किया है भूकंप, तो भूकंप कैसे आता है वो सभी बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो, भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। क्या धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। और धरती के भीतर कितनी प्लेट्स होती है? 7 प्लेट्स होती है जो लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती है तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। आगे बताओ, तो सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती है और इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में भी एक भूकंप आया था तकरीबन 20 साल पहले। तो यह तारीख कौन सी थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चौथा क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, क्या इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का नेतृत्व कौन करेंगे? यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का नेतृत्व करेंगे अनिल कुमार जैन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल कुमार जैन। भारत के 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लोकल चैप्टर को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो इंटरनेट से संबंधित नीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, क्या इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का गठन सरकार, नागरिक समाज, उद्योग और संघों के लगभग 12 सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा और इसका नेतृत्व नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अनिल कुमार जैन करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के चौथे चरण की शुरुआत किसने की? हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के यह चौथे चरण की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और यहां जब तंबाकू की बात आई तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण का चौथा चरण, क्या यह ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। और IIPS मुंबई, जिसे पहले 1970 तक जनसांख्यिकी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र यानी कि DTRC के रूप में जाना जाता था, उनकी स्थापना सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त प्रयोजन के तहत वर्ष 1956 में की गई थी। और ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के पहले 3 चरण कब आयोजित किए गए थे वो भी हमें याद रख लेने चाहिए। तो पहला चरण 2003 में, दूसरा चरण 2006 में और तीसरा चरण 2009 में आयोजित किया गया था। और सर्वेक्षण में 987 स्कूलों के कुल 97,302 छात्रों ने भाग लिया। और सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले 1 दशक में स्कूल जाने वाले 13 से 15 वर्ष के बच्चों में तंबाकू के सेवन में 42% की गिरावट आई है। तो यह एक अच्छे न्यूज हमारे भारत देश के लिए है, हमारे भारत देश के युवा के लिए है। और स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन करने वाले अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सबसे अधिक तथा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सबसे कम थे। यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों में जो तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसे बच्चों में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अधिक थे। लेकिन यह जो हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, उनके जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफी कम है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि कहां हुई है? अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, एक नया वायरस सामने आ गया जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक। और इसके पहले मामले की पुष्टि हुई है गिनी देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिनी देश। और इस टाइटल को पढ़िए, मारबर्ग वायरस अब नया खतरा अफ्रीका देश में मिला, देश में पहला केस कहां पर? गिनी देश में। हाल ही में पश्चिम अफ्रीका के गिनी में अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। देश को इबोला मुक्त घोषित किए जाने के ठीक 2 माह बाद पहली बार इसके पहले मामले की पहचान की गई थी। और मारबर्ग वायरस के मामले और इस वर्ष के इबोला वायरस के मामले दोनों ही गिनी के गुएकेडो जिले में पाए गए हैं। कहां पर? गिनी देश के गुएकेडो जिले में पाए गए हैं। और मारबर्ग वायरस की बात करें तो मारबर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है और इसका प्रसार चमगादड़ द्वारा किया जाता है। तो यह याद रख लो कि यह मारबर्ग वायरस का प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? चमगादड़ के द्वारा। और इसमें मृत्यु दर है वो 88% से भी अधिक है। और यह वायरस भी इबोला वायरस परिवार से संबंधित है। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। लेकिन वो हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? युवा मामले और खेल मंत्री है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। और व्यक्तिगत और संगठन की श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें वर्ष 2017-18 की बात करें तो वर्ष 2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी में 10 और संगठन श्रेणी में 4 पुरस्कार शामिल है। और वर्ष 2018-19 की बात करें तो वर्ष 18-19 के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए गए, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी में 7 और संगठन श्रेणी में 1 पुरस्कार शामिल है। और इस पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है? तो याद रखो, इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, जबकि संगठन को 3 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। 8वां क्वेश्चन, पाम तेल उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा किसने की है?
पाम तेल उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिए कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिए पाम तेल उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक योजना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी शामिल है और 5 वर्ष की अवधि में दोस्तों 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और पाम तेल उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य है। एक है वर्ष 2025-26 तक पाम तेल का घरेलू उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना और दूसरा उद्देश्य है इस मिशन में वर्ष 2025-26 तक पाम तेल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2019-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना शामिल है। और इस योजना का महत्व क्या है? भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्या हमारा भारत देश विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसमें से पाम तेल का आयात इसके कुल वनस्पति तेल के आयात का लगभग 55% है। और पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग हमारे भारत देश के लोग द्वारा किया जाता है और इसीलिए यह पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जब पाम ऑयल की बात आई तो पीली क्रांति, जिसे हम येलो रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, तो पीली क्रांति उन क्रांतियों में से एक है जिन्हें देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन निकल सकता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह पीली क्रांति को लागू किया गया था। और दोस्तों हमारे भारत देश में विभिन्न नामों से विभिन्न क्रांति के नाम है, जिस तरह पीली क्रांति, हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, उनके बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सरकार ने तिलहन के लिए खरीफ रणनीति 2021 भी शुरू की है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 उपग्रह का किस रॉकेट की मदद से प्रक्षेपण किया गया जो असफल रहा? इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 नामक उपग्रह का GSLV F10 नामक रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया जो असफल रहा है। लेकिन इसरो ने इनसे पूर्व लगातार 14 प्रक्षेपण किए जो सफल रहे। तो यह सफलता हम याद करते हुए हमारे भारत देश के साइंटिस्ट को एक सैल्यूट करते हैं। और आगे बात करें तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम रहा और इससे इस मिशन को झटका लगा है। इंजन में खराबी के कारण इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन पूरा नहीं हो सका और इसे अंतरिक्ष से धरती की निगरानी करनी थी और इसीलिए इसे भारत की सबसे तेज आंख भी कहा जा रहा था। क्या यह जो हमारा मिशन है वो भारत देश की सबसे तेज आंख भी कहा जा रहा था और पहले 2 चरण में एक कामयाबी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन तीसरे चरण में इसके क्रायोजेनिक इंजन में खराबी आ गई और हमारा मिशन नाकामयाब रहा। और 2017 के बाद से किसी भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण में यह पहली विफलता है। इससे पहले इसरो के लगातार 14 मिशन सफल रहे थे। कितने? इसरो के इनसे पहले लगातार 14 मिशन सफल रहे और इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम GSAT-1 था, लेकिन इसका कोड नेम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.3, ऐसा नाम दिया गया था। तो यह दोनों सेम टू सेम है दोस्तों, याद रख लो। GSAT-1 क्या कोड नेम है? EOS-03। क्लियर? वेरी नाइस। 10वां क्वेश्चन, कृषि आजीविकाओं के सार्वभौमिकरण पर पुस्तक का विमोचन किसने किया? कृषि आजीविकाओं के सार्वभौमिकरण पर पुस्तक का विमोचन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। इमेज आप देख सकते हैं और इस टाइटल को, बैनर को पढ़िए। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगे। कल ही दोस्तों 12 अगस्त थी और दोपहर 12:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री ने यह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ संवाद भी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार यानी कि 12 अगस्त 2021 को आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के लिए 16 अरब 25 करोड़ रुपए का पूंजीकरण सहायता कोष भी जारी किया। इस दौरान 75 किसान उत्पादक संगठनों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए भी जारी किए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि आजीविकाओं के सार्वभौमिकरण पर पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक में देश भर के महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों की सफलता की गाथाएं शामिल की गई है। तो यह जो पुस्तक का विमोचन किया है किनके बारे में है? हमारे देश के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी सदस्यों की जो सफलताएं है उनकी गाथाएं इस किताब में लिखी गई है। 11वां क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन बना? दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है टिकटॉक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टिकटॉक। टिकटॉक ने फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है। तो देखो, भारत में बैन हो चुके टिकटॉक ऐप ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। हाल ही में ऐप ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। चीनी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने फेसबुक को दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप के रूप में पीछे छोड़ दिया है। और निक्केई एशिया के अनुसार, किसके? निक्केई एशिया के अनुसार 2020 में डाउनलोड के एक वैश्विक सर्वेक्षण ने 2018 में पहली बार अध्ययन किए जाने के बाद पहली बार सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स की लिस्ट में टिकटॉक को शीर्ष स्थान दिया। और इनमें से चार कौन कौन से? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर। तो यह चारों का स्वामित्व एक ही कंपनी के पास है जिसे टॉप 5 में स्थान दिया गया है। 12वां क्वेश्चन, चीन ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? चीन देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2060। चीन में औद्योगिकीकरण आश्चर्यजनक गति से हुआ, जिसने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और चीन को दुनिया के कारखाने में बदल दिया। क्या? चीन को दुनिया के कारखाने के रूप में बदल दिया। हालांकि इससे चीन को कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी बना दिया है। और नतीजतन चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और यह कार्बन न्यूट्रल क्या है? कार्बन न्यूट्रल का अर्थ जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जो समाप्त नहीं किया जा सकता है उसे ऑफसेट करना है। इसे बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किसने की है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार। बोले तो उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। तो यह राजीव गांधी पुरस्कार किसको दिया जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्री कौन है? सतेज पाटिल। सतेज पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व पीएम राजीव गांधी के बाद राज्य में एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। तो दोस्तों 2 दिन पहले की ही बात है, जो हमारा देश का सर्वोच्च खेल सम्मान था जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अब इस नाम को बदल दिया गया है, कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी बनने का सुझाव किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी बनाने का सुझाव रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, व्लादिमीर पुतिन। लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है, लेकिन उनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है प्रहलाद फतेप्रा फ्रॉम राजकोट से। उन्होंने लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन ने
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक समुद्री सुरक्षा एजेंसी बनाने का सुझाव दिया है? तो प्रहलाद फतेप्रा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और सब्सक्राइबर फ्रेंड में है भिखा भाई रबारे, विंग्स ऑफ फायर नामक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। और अशोक कोपनिया, उन्होंने लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन। और साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है करण कनौजिया, अमित जांगेड़, दादू भाई सोलंकी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। हितेश पारगी, उन्होंने भी लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन। सभी को ऑफलाइन तरीके से हमने एक लाइक भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ कौन करेंगे? क्या दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ कौन करेंगे? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज ही यह कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर? ओके। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।